अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं अभी बैठा हुआ था एक महफ़िल के अंदर। उस महफ़िल के अंदर बड़े इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग थे और डिस्कशन यही था जो आजकल हर जगह पे है कि जी पाकिस्तान का कल कैसा होगा। 99% लोगों ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने भी इसी बात को एंडोर्स किया कि मैं जहाँ तक देखता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन एक सवाल है कि उस वक़्त तक क्या हम ज़िंदा होंगे? नहीं है? क्योंकि क्या हम अपनी आँखों से देख सकेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की को? क्योंकि तरक्की ऐसे तो नहीं मिलनी। तरक्की मिलती है जो हम आज एक्शंस लेंगे, उसका रिएक्शन लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, वो आना है 15 से 20 साल के बाद। नहीं है? चीज़ें फ़ौरन सही नहीं होती, उसके लिए टाइम लगता है। मतलब ये कि आज हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी हमारे पास बहुत बड़ी माशाल्लाह बहुत नौजवान हैं जो एक हमारी पॉपुलेशन के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज जो है जिसके अंदर नौजवानों की तादाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो नौजवान जो है उनको अपनी डायरेक्शन नहीं पता और जिनको पता है वो सबसे पहले मुल्क भागने की से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मेरा ये मानना है पर्सनली कि देखें, ये सारी प्लानिंग्स हमने अपने एरा की, अगर जिस एरा के अंदर हम रह रहे हैं, इधर जो हमने बनते हुए देखा है वो 2 कंट्रीज़ को बनते हुए देखा है। एक है दुबई, एक है चाइना। अगर हम चाइना की बात कर लें तो 1970s के अंदर उधर लोगों के ये हालात थे सिमिलर कि जी छीना झपटी, जिस तरह से आजकल हमारे यहाँ ये रोडों के ऊपर छीना झपटी हो रही है, उधर भी यही हालात थे। उधर भी जवान थे बहुत, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन में एक बड़ा सेगमेंट जवानों का है। उनको पता चल गया था कि जी हमें ये बीट चेंज करनी है। उसके लिए हमें अपने एजुकेशन सेगमेंट पे काम करना है। उन्होंने 1980s के अंदर से ही अपने एजुकेशन सेगमेंट पे सबसे बड़ा काम किया और किया ये कि जैसे हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाई का लेवल बिल्कुल डिफरेंट। फिर थोड़ा-सा आ जाता है प्राइवेट स्कूल्स का। प्राइवेट स्कूल्स मिड रेंज चल रहा है। और फिर एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ये जो डबल ए ट्रिपल ए स्कूल्स हैं जिनके अंदर ओ लेवल्स, ए लेवल्स और नया आईबी सिस्टम आ गया है। मैं यहाँ पे रोज देखता हूँ कि जी हम मेरे पास आते हैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स, बीबीए पढ़े हुए लड़के, उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है और एक लड़का 12 इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ और बीकॉम पढ़ा हुआ, उसके रिजल्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट ये कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आप खड़े होके सिर्फ प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दें ए लेवल्स के स्टूडेंट को, जिसने 12th क्लास पास करी है अपनी, जो ए लेवल से पढ़ा हो या आईबी सिस्टम पढ़ा हुआ हो, वो यूं चीजें निकाल देता है बाहर। और आप एक इंटरमीडिएट लड़के को बोल दें, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर बातचीत करने में तरीकेकार में इतना डिफरेंस है कि कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, वो बेचारा इंटरमीडिएट वाला सर को जाते ही रह जाएगा, सोचता ही रह जाएगा कि यार मैं क्या करूं, ये मुझसे बोल क्या रहे हैं, मुझे करना क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब ये कि कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में कुछ पढ़ाया जा रहा है, नाइन्थ मैट्रिक बोर्ड में अलग पढ़ाया जा रहा है, ओ लेवल्स में अलग पढ़ाया जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हो रही हैं इस तरीके से। तो आज से हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एक पैटर्न के ऊपर लेकर आए, लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं। मतलब ये कि वो जो ट्रिपल ए रेटेड स्कूल जो पढ़ा रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल वाला तो कभी जिंदगी में अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रिपल ए रेटेड वाले स्कूल के अंदर जो फीस है वो शायद आपकी सैलरी के जितने हैं। तो हमें यूनिफॉर्म एक सिस्टम में लेकर आना है और हमें ये देखना है कि जब 15-18 साल के बाद
आज से हमें वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करना है। आज से हमें वो प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करने में लगना है, जो कि 15 साल के बाद, 10 से 15 साल के बाद जब वो सेटअप तैयार हो रहे हों, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो एक ब्रिज भी बनता है तो वो 4 साल लेके चला जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है? तो जब इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के प्लांट्स लग रहे हों, उनके अंदर 10-15 साल लगेंगे, वो हमें आज से एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, बाहर का पैसा चाहिए, लोगों से बात करनी है, तो वो आज के लोगों ने करना पड़ेगा। कि जब ये 15 साल के बाद ये जो स्टूडेंट पढ़ के बाहर निकलेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलेगी, जिसके लिए हम ये अगर एजुकेशन का सेगमेंट अच्छा कर दें, तो वही होगा जो आज हो रहा है कि एजुकेशन पढ़ने के बाद सबसे पहले आदमी सोचता है कि मैं बाहर कैसे भी, इस मुल्क से बाहर कैसे निकलूं। टैलेंट लीकेज भरपूर हो रही है। फिर आ जाता है दूसरा ऑप्शन कि हम हमारा वो सबसे बड़ा कि लोगों को कॉन्फिडेंस देना कि हमारे हक पे डाका कोई नहीं डालेगा। मतलब ये कि करप्शन, करप्शन को आज से रोकना। करप्शन का मतलब ये नहीं कि जी आप कोई काम कराने के लिए गए, आपने उसको 200-500 रुपये एक्स्ट्रा दिए और फटाफट वो काम करके आ गया। मतलब ये कि जैसे कि अभी मैंने एक टेलीविजन पे देखा कि एक अंधे का लाइसेंस बना दिया वो पुलिस वाले ने 15-20 हज़ार रुपये लेकर। नहीं है करप्शन ये कि आपके हक पे डाका डालना। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली देखा कि 14 दिसंबर को तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक स्लाइड चल रही है कि नादरा के, जो कि हमारे यहाँ नादरा का जो पूरा ये सेटअप है, हमारे सीएनआईसीज को मेंटेन करने वाला, हमारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाला, उसका एक बड़ा ऑफिसर जो बहुत बड़ी पोजीशन है वो, उसके प्रोटोकॉल की कितनी गाड़ियां चल रही होती हैं, उसकी एक फोन कॉल के ऊपर सब कुछ आगे पीछे से सारे सिस्टम हो रहे होते हैं, उसकी डिग्री फेक निकल आई। मतलब उस शख्स ने किसी काबिल बंदे के हक पे डाका डाला। तो वो जो काबिल बंदा है, जिसको उधर एक्चुअली में बैठ के काम करना था, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो दैट्स कॉल करप्शन। किसी के हक पे डाका डालना। और हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जी ये बाहर क्यों लाइनें लगी हुई हैं नादरा के, हम क्यों, ये सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, ये क्योंकि लीडरशिप एक्चुअली में उस सेगमेंट से बिलोंग ही नहीं करती थी जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए। मतलब ये कि एक मैट्रिक या इंटर पास बंदा आके एक बहुत बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोजीशन के ऊपर बैठ जाए, और बैठने के बाद वो, उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो इस सिस्टम को चलाए। वो कैसे चलाएगा? उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है। तो इस करप्शन को हमें रोकना है। एजुकेशन, राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉप करप्शन। तो एटलीस्ट इस एक्शन के, अगर ये आज एक्शन लेंगे तो 15 साल 20 साल के बाद जाके यही मॉडल, सेम मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यही मॉडल चाइना के अंदर अडॉप्ट किया गया। मैं कोई अपनी तरफ से सोच लेके नहीं आया हूँ। 1970s की अगर मैं बात करूं तो सेम हालात थे जो कि हमारे यहाँ के हैं, छीना झपटी जो भी सड़कों के ऊपर हो रहा है, वही 1970s के अंदर चाइना के अंदर हालात थे। 1980s के अंदर उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया, और 90s के दौर के अंदर उन्होंने ये जितनी फैक्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स, ये सारे जो लगाने शुरू किए, और इसके अंदर सारे लोग भर्ती हुए जो कि 80s के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, 90s में पढ़ाई कंप्लीट हुई, और सीधा जाके वो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट करा के दी गई। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए जो एक्शंस लेने चाहिए, वो एक्शंस अभी तक मुझे कहीं दिख नहीं रहे कि ये एक्शंस कहीं आज अप्लाई होंगे तो मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो फिलहाल इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर 20 से 25 साल लगेंगे। तो जिनकी उम्र 40-45 साल है, वो एक्सपेक्ट ना करें कि जी आप
पाकिस्तान की तरक्की को देख सकेंगे, क्योंकि आज उस वक्त तक जिंदा होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है इतना ज़्यादा, तो ये मेरी वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने मज़ीद डिटेल के अंदर ये चीज़ों को बयान किया है। थैंक यू सो मच।